गाड़ी में बैठे बैठे प्राची ने अमन से पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है? प्राची ने शर्माते हुए मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, और बाकी जितनी खराब है वो तुम्हारे साथ रहकर ठीक हो जाएगी। अमन ने बच्चे की भांति मुस्कुराकर कहा। अमन की बात का जवाब ना देना प्राची ने सही समझा और चुप रही। अमन प्राची की चुप्पी नहीं सहन कर सकता था। इतने में उसकी गाड़ी के पास एक छोटा सा बच्चा आया। उसके हाथों में फूलों की डलियां थी। उसके कार में विंडो पर नॉक करते हुए कुछ कहा कि कांच बंद होने के कारण उसकी आवाज अंदर तक नहीं आ पाई। अमन का ध्यान उस पर गया तो उसने कांच को नीचे किया और उसकी तरफ मुस्कुरा कर बोला, कहिए, फूल ले लो ना भैया, देखो कितनी सुंदर फूल है, ले लो ना भैया, आपकी मंगेतर पर बहुत जमेंगे, ले लीजिए ना फूल भैया। इस बच्चे की आवाज में बड़ा ही प्यार छिपा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो नादानी भरे शब्दों में कुछ बहुत बड़ा कह रहा हो। ऐसी बातें तो बड़े किया करते हैं, पर इन बच्चों की नादानी देखो, अपना ही पेट भरने के लिए आज इन शब्दों का सहारा लेना पड़ रहा है इन्हें। अमन ने उसकी तरफ देखा और उसके हाथों से सारे फूल लेकर उसकी ओर कुछ पैसे बढ़ाते हुए कहा, क्या काम करते हो? फूल बेचता हूँ। इतनी सी उम्र में फूल क्यों बेचते हो? अपना और अपने घर का गुजारा करने के लिए कुछ पैसे मिल जाते हैं इन फूलों से भैया। तो एक काम करो, ये लो मेरा कार्ड, और जब भी टाइम मिले मेरे घर या मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मौजूद मिलूंगा। बच्चे के सिर पे अमन ने अपना एक प्यार भरा हाथ रखते हुए कहा। ये देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था कि लोग कैसी बातें बनाते हैं अमन रायजादा के बारे में, पर वो तो कितने सच्चे और नेक दिल इंसान है। अमन ने वो सारे फूल प्राची की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैडम ये आपके लिए। मेरे लिए क्यों? मोहतरमा, हमारे यहाँ फूल दो ही लोगों के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, एक तो भगवान और किसी हसीन अप्सरा के ऊपर। तो भगवान तो यहाँ है नहीं, पर अप्सरा जरूर मौजूद है, तो उसी के हाथों में फूलों का गुलदस्ता पकड़ा रहा हूँ। प्राची अमन की बातें सुनकर हंसी और बोली, सच में पागल है आप। मैडम आपने चलो कुछ तो समझा हमें। आज निखिल और मधु की वजह से इन दोनों को साथ में काफी समय मिल गया था। प्राची भी अमन से मिलकर बहुत खुश थी। उसने मानो एक दिन में सारा जीवन व्यतीत कर लिया था। अमन सच में कितना अच्छा इंसान था। प्राची के दिल में बार बार यही सवाल उठ रहा था। इतने में निखिल और मधु वापस आ गए, तो अमन ने कार स्टार्ट करके वापस रूम की ओर मोड़ ली और मधु व प्राची को रूम पर छोड़कर निखिल के साथ चला गया। आज का दिन बहुत मजेदार था। जितना समय निखिल के साथ आज व्यतीत करने को मिला ना, इतना पहले कभी नहीं मिला। मजा आ गया मुझे तो, प्राची की ओर देखकर मधु ने कहा। प्राची ने मधु की बात का कोई जवाब ना देना ज्यादा बेहतर समझा और अपना फोन लगाते हुए बोली, मिस सलोनी, कल मुझे एक अर्जेंट मीटिंग करनी है आपसे। इस मीटिंग में आप, निखिल, मैं, मधु और शीला के भाई बहन होंगे। मीटिंग कल उसी कैफे में करेंगे जहां हमने आयशा को डराया था। ये मीटिंग प्राइवेट मीटिंग होगी, इसलिए भूल कर भी इस मीटिंग के बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मिस सलोनी ने जवाब दिया। क्या प्राची, दिन भर शीला के केस में बिजी रहती हो? ठीक है, माना कि तुम उसका केस लड़ रही हो, पर इतना भी क्या बिजी हो कि अपनी ही लाइफ जीना भूल गई हो? मधु, तुम नहीं समझोगी। तब इंसान की हर चीज दांव पर लगी होती है ना, तो जिंदगी जीना भूल जाता है। मैं समझती हूँ तुम्हारी बात, पर प्राची, खुद को इतना उलझाकर जिंदगी जीने का नया मतलब क्या है? कुछ ऐसा भी तो लगना चाहिए ना कि तुम खुश हो। खुश भी रहूंगी, बस एक बार शीला का केस सॉल्व हो जाए। मधु ने ये सुनकर प्राची को आश्चर्यजनक रूप में देखकर उसकी हालत भापी। वो जानती थी कि प्राची जितना बाहर से खुद को खुश दिखाती है, अंदर से वो कितनी ही टूटी है। सच ही तो कहा था उसने, उसका सब कुछ दांव पर लगा है। उसका सपना, उसका करियर, उसका भविष्य। उसे हर पल हार का डर इसलिए सताता था कि वो हारी तो जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। मधु प्राची की हालत का अंदाजा बखूबी लगा पा रही थी। प्राची के कहे मुताबिक मिस सलोनी, मधु, निखिल और शीला के भाई बहन सब उसी कैफे में पहुंच गए थे। एक गोल टेबल के पास में सबने एक चेयर अपनी अपनी लगा ली थी और बैठकर प्राची का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद प्राची वहां पहुंची और बोली, आ गए आप सब? सबने एकजुट होकर जवाब दिया, जी। अच्छा, ध्यान से सुनिए, मैं जो कहने वाली हूँ ना, वो सबके लिए शायद मुसीबत भरा हो, पर अगर हमें सच में
सच खुलवाना है तो ये सब करना ही होगा। मैं, मधु और निखिल जाकर आज पुलिस स्टेशन में विक्रम पाटीदार के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे और जैसे ही उसका अरेस्ट वारंट आ जाएगा पुलिस उसके लेकर चली जाएगी। उसके बाद हम उसे जेल में कितने दिन रख सकते हैं, क्योंकि वो तो पैसे देकर अपनी जमानत करवा लेगा, लेकिन हमें उसकी जमानत नहीं, उसके खिलाफ केस लड़कर उसे सजा दिलवानी है। इसके लिए हमें एक एडवोकेट की जरूरत होगी। ठीक है, ये सब तो, पर एडवोकेट की फीस कौन भरेगा? मधु ने बीच में प्राची को टोकते हुए कहा। ये सुनकर सबके चेहरे पर खामोशी छा गई। प्राची ने कुछ सोचते हुए कहा, पर तुम कैसे भरोगी? मैं अभी जॉब कर रही हूँ तो मुझे इतना तो मिलता है कि मैं एडवोकेट की फीस भर सकूं। ठीक है, तो मैं, मधु और निखिल जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवाएंगे। मिस सलोनी, आप विक्रम पाटीदार पर नजर रखना कि वो कुछ उल्टा सीधा ना कर सके, और शीला के भाई बहन तुम दोनों अपने घर पर कुछ ऐसा ढूंढो जिससे हमें शीला के बारे में कुछ ऐसा पता चल सके कि कुछ अलग ही हो। जी दीदी। तो फिर तैयार रहना तुम सब। अभी सब बात ही कर रहे थे तभी प्राची ने सिर ऊपर करके सामने की ओर देखा तो पाया राणा दास इसी कैफे की ओर आ रहा था। ये देखकर प्राची घबराने लगी। उसे जल्दी से सबको अपना अपना हाथ हिलाकर उठने का इशारा किया और भागने को कहा। उठो, जल्दी से भागो यहाँ से, राणा दास यहाँ आ रहा है। तुम सब निकलो, मैं और मधु यहाँ बैठकर इन पर नजर रखेंगे। सब एक एक करके प्राची की बात सुनकर वहाँ से निकल गए। थोड़ी देर में राणा दास वहाँ आया और चेयर पर बैठकर फोन पर बोला, हाँ, खाना दे दिया था। देखो, ऐसी वैसी हरकत ना कर पाए वो विक्रम। राणा के मुंह से कहे गए सारे शब्द प्राची को बकायदा साफ साफ सुनाई दे रहे थे, लेकिन राणा प्राची की टेबल से एक टेबल छोड़कर ही बैठा हुआ था और उसकी आवाज इतनी तेज थी कि प्राची के कानों में साफ साफ आ रही थी। प्राची को ये सुनकर अटपटा लगा। वो सोचने लगी, विक्रम सर तो कॉलेज में है, फिर ये किसी विक्रम की बात क्यों कर रहा है? हो सकता है कोई दूसरा विक्रम हो। ये सोचकर प्राची ने इस टाइम बात को टाला और वहाँ से मधु के साथ निकल गई। उसके दिमाग में अभी भी वही सब घूम रहा था। कौन सा विक्रम है ये सोचते हुए वो कॉलेज की क्लास में जाकर बैठ गई और अपने नोट्स ओपन करके मधु के साथ पढ़ाई करने लगी। तब उसे पता ही नहीं क्या सूझा कि वो उठकर विक्रम से मिलने गई और प्रिंसिपल रूम में जाकर बोली, मुझे विक्रम सर से मिलना है। सॉरी, ही इज एब्सेंट टुडे। प्रिंसिपल सर के बगल में खड़े प्यून ने कहा, ओके। प्राची चुपचाप इतना कहकर निकल गई और क्लास में जाकर मधु से बोली, विक्रम स्कूल नहीं आया? यार, सारी बात तो मुझे अटपटी लग रही है कि विक्रम सर स्कूल नहीं आए। विक्रम सर है कहाँ? प्राची के दिमाग में यही सवाल घूम रहा था। अब आगे क्या होता है, प्राची कैसे ये सब पता लगाती है, कमेंट करना मत भूलिएगा।